नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए स्टोक का एनालिसिस जिसका नाम है आईटीसी। आईटीसी नाम तो सबने सुना होगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे screener.in पे। अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे डिटेल में वीडियो मांग सकते हैं। मैं screener.in का डिटेल में वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले इस पर सर्च करेंगे आईटीसी। हम दो टाइप में आप आज करेंगे एनालिसिस, एक फंडामेंटल और दूसरा चार्ट पैटर्न पे। तो फंडामेंटल पे करने के लिए हमें चाहिए screener.in और चार्ट पैटर्न पे हमें करने के लिए चाहिए tradingview.com। तो हमने दोनों ही वेबसाइट खोल ली है और उस पर दोनों जगह इसको सर्च कर लिया है। तो सबसे पहले जाएंगे आईटीसी के फंडामेंटल्स पे। तो आईटीसी को कुछ इस तरह आप सर्च करेंगे तो इस तरह कुछ इसका खुल के आएगा। अब अगर आपका screener.in के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है। अकाउंट खोलने के फ़ायदे ये हैं कि आपको जो ये अबाउट में दिया हुआ है इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, ब्रीफ में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके बारे में दिया हुआ होगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मोटा मोटा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। आईटीसी कब एस्टैब्लिश हुई थी, इसके टोटल कितने बिजनेस हैं जिसके अंदर आईटीसी कंपनी काम कर रही है। हाँ, और मैं ये बता दूं कि आईटीसी का ही हम क्यों आज एनालिसिस कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि आप सोचोगे कि आईटीसी का ही मैंने क्यों आज टॉपिक लिया है, क्योंकि आईटीसी 52 वीक लो पे चल रही है और ये बहुत ही अच्छा अभी बाइंग ऑप्शन है इसके लिए। तो अभी हम बात करेंगे की पॉइंट्स में ये जो आईटीसी है कितने सेगमेंट्स में टोटल काम कर रही है। टोटल इसके मेन जो है वो 4 सेगमेंट है। 5वां सेगमेंट भी है होटल बिजनेसेस, लेकिन होटल बिजनेसेस हालांकि अलग हो चुका है, अभी ये पुराना डाटा इसमें दिखा रहा है। तो ऊपर से अगर हम सर्च करेंगे तो आईटीसी के फंडामेंटल में अगर हम मेन बात करें कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी का बिजनेस है, सबसे मेन बिजनेस जो है आईटीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन तंबाकू कंपनी। तो एफएमसीजी सिगरेट्स के अलावा भी ये कंपनी एफएमसीजी अदर्स, जिसमें कुछ इस तरह की कंपनी के ब्रांड्स हैं जैसे आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, ईपी, फियामा। फिर ये एग्री बिजनेस में काम करती है। तो टोटल कितना परसेंटेज में ये दे रही है, जैसे 42% इसका सिगरेट सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आता है। फिर 26% इसका आता है जो इसके अदर प्रोडक्ट्स हैं उनसे इसका आता है। फिर आता है एग्री बिजनेस में जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रोजन मरीन प्रोडक्ट्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसमें इसका 17% का इसका आता है। फिर आते हैं पेपर पैकेजिंग, 6% रेवेन्यू जनरेट करता है इस सेगमेंट में। फिर नीचे 4% होटल बिजनेस का भी दिया हुआ है, लेकिन अभी ये अलग हो चुका है। आईटीसी होटल्स के नाम से एक अलग कंपनी है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। फिर नीचे दिया हुआ है अदर आईटी सॉल्यूशंस, कि अदर आईटी में भी अपना अभी विस्तार कर रही है, हालांकि उतना इसका है नहीं, लेकिन जैसे ट्रैवलिंग वगैरह हो गई, अगर होटल बुकिंग करना है तो उस टाइप से दिया हुआ, हालांकि वो थोड़ा अलग हो चुका है, तो अभी आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मेन बिजनेस है इसका सिगरेट एंड एफएमसीजी। अब ये नीचे दिया हुआ है जियोग्राफिकल स्प्लिट, डोमेस्टिक से 84% रेवेन्यू जनरेट करता है अर्थात, और एक्सपोर्ट से 16% का रेवेन्यू जनरेट करता है अर्थात, विदेशों में भी इसका बिजनेस चलता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितने इसके आउटलेट्स हैं, कहाँ कहाँ, ये सब इसमें दिया हुआ है। 2000 इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस द इंडिया। उसके बाद नीचे दिया हुआ आर&डी डिपार्टमेंट, आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम ये अपडेट करता रहता है। फिर नीचे एक चीज़ दी हुई है फोकस, ये है मेन चीज़। द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन द मीडियम टर्म अक्रॉस ऑल इट्स बिजनेसेस टू इनहेंस स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस। अब
यहाँ पे एक 29 करके कोष्टक में एक ब्रैकेट में ही दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर अगर जाके क्लिक करोगे तो ये 20,000 करोड़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करने वाली है ये आप देख सकते हो। इसकी जो लास्ट जनरल एनुअल मीटिंग हुई थी 2024 जुलाई में, उसका ये डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाएगा। वापस जाते हैं, तो ये मेन चीज़ है कि आने वाले टाइम में 20,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट नया करने वाली है, तो कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाली है। फिर जाएंगे नीचे इसके कुछ और फंडामेंटल्स में, जिसमें जैसे जैसे दिया हुआ है प्रोज एंड कॉन्स। 28% का ये ROE दे रही है पिछले 3 साल से। अब नीचे जाएंगे पीयर कंपेरिजन। पीयर कंपैरिजन मतलब इसकी जो सेम सेगमेंट की जो कंपनीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, हिंदुस्तान फूड्स, इस तरह की 5 इसमें कंपनियां दी हुई हैं, उसका इससे अगर हम पीयर कंपैरिजन करेंगे तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो। PE से अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कुछ इस तरह है। जैसे ITC जो है वो बाकी अपनी सेगमेंट की सारी कंपनियों से सबसे कम PE पे अभी आपको मिल रही है, यानी कि बहुत ही सस्ते दामों पे आपको ये कंपनी हाल ही में मिल जाएगी। फिर दिया हुआ है इसका ROE और ROCE। जितनी इसकी सेगमेंट की कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ROE भी अच्छा खासा है, ठीक है। अब अगर हम नीचे जाएंगे, हाँ, अब आपको एक कमी यहाँ पे दिखाई दे सकती है, वो है प्रमोटर होल्डिंग। अगर आप देखोगे तो बाकी सभी कंपनीज की प्रमोटर होल्डिंग 61, 61, 63, 47 कुछ इस तरह है, और इसकी प्रमोटर होल्डिंग 0 है। इसको समझने के लिए हम अभी नीचे जाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग किस तरह 0 है, और ये बहुत ही कोई गलत बात नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग 0 होना बहुत ही नेगेटिव बात है। अभी हम इसको विस्तार में समझेंगे। फिर नीचे दिया हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इसके रिजल्ट्स दिए हुए हैं, जैसे क्वार्टरली, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टोटल इसके कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हुए हैं। तो अभी हम समझेंगे, जैसे सितंबर 2022 से लेके अब तक कंपनी ने कुछ ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत हाई फाई भी नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर इसकी सेल्स को अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर सेल्स आई है लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में, जून 2025 में लास्ट हाईएस्ट एवर सेल्स आई हैं। और अगर प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, अगर आप मार्च 25 को अगर नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि मार्च 25 में ये प्रॉफिट अदर इनकम से आया है, ना कि इसके मेन बिजनेस और मेन सेल्स से। अदर बिजनेस मतलब हो सकता है कि कंपनी ने अपना कुछ बिल्डिंग बेची हो, पुरानी बिल्डिंग बेची हो, या पुरानी कोई मशीनरी बेची हो, तो इस तरह से इसकी अदर इनकम में ये दिखाया जा रहा है। तो प्रॉफिट एंड इसका अगर लास्ट अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो हम यहाँ से इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर 8% का अगर हम टैक्स घटाएंगे तो कुछ 6,000 करोड़ के अराउंड इसका आएगा। अब आप सोचोगे 6,000 करोड़ हाईएस्ट एवर ही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ क्वार्टर से 25%, 25%, 26% कुछ इस तरह से ये अपना टैक्स पे कर रही थी। लेकिन मार्च 25 में कंपनी ने अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए टैक्स बहुत कम पे किया है। हो सकता है कि जब ये इसने अपना बिल्डिंग या मटेरियल या फिर जो मशीनरी बेची है उसमें उसने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया और यहाँ पे टैक्स कम दिखा के अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया हो, ताकि लोगों को गुमराह करने के लिए भी कुछ इस तरह की हरकतें की जाती है कंपनी के द्वारा। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है तो शायद इस तरह का नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आप नेग्लेक्ट कर दें तो सितंबर 2022 से लेके अब तक बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, और लगभग हाईएस्ट एवर ही आप इसको मान सकते हैं। फिर अगर आप नीचे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो 2014 से लेके अब तक मार्च 2025 तक हाईएस्ट एवर सेल्स ईयरली बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा कम नहीं दिखेगा, ईयर बाय ईयर ये ग्रोथ ही हो रही है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आप इसको मान सकते हैं, यानी कि 2014 से लेके अब तक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इसके देखने को मिल सकता है। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो
तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ इस तरह के नीचे डेटा दिए हुए हैं 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो आप अगर इन डेटा को मैच करेंगे तो देखो 10 ईयर्स का 7%, 9%, 7%, एवरेज है 7 या 9 के बीच में ये चल रहा है। फिर है प्रॉफिट ग्रोथ 8 से 9 के बीच में, 8 है, 5 साल का 5% है और 3 साल का 9% है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो 10 ईयर्स का 7%, 5 ईयर्स का 17% और 3 ईयर्स का 11%। अगर हम अपनी ग्रोथ को 7% के हिसाब से भी अगर हम देखें, 7% के हिसाब से अगर आप देखें कि लास्ट 10 साल में ये 7% तक बढ़ा है और पिछले एक साल में 16% माइनस में है। स्टॉक का जो प्राइस है वो CAGR, स्टॉक का प्राइस है वो 16% तक माइनस चला गया है। अगर आने वाले एक साल के लिए हम स्टॉक को खरीदें, 16% जो माइनस गया है, जो हाल ही में जो प्राइस होना चाहिए वो तो छोड़ दो, जो पिछले साल का जो प्राइस था उससे भी 16% माइनस चला गया है और 7% ये जोड़ लें, अर्थात एक साल का अगर हम 7% माने और 16% ये जो पीछे में जो ड्यू है अभी स्टॉक का प्राइस बढ़ने के लिए, अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो 16 और 7 23% ही एक साल में बढ़ना चाहिए जो कि ड्यू है। वहीं ये जो ड्यू बढ़ रहा है उसके बाद अगर आने वाले एक साल का अगर हम जो बढ़ने वाला प्राइस है उसको अगर और काउंट करें तो 23 + 7 30%। आने वाले एक साल में स्टॉक का प्राइस अगर 30% बढ़ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं और बढ़ना ही है, आज नहीं तो कल स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाई देगा। और अभी 52 वीक लो पे चल रहा है, मैं आपको tradingview.com खोल के दिखा दूंगा। फिर इस तरह की कुछ इसकी बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हो, जैसे CWIP एक टर्म होता है, अर्थात इन प्रोग्रेस इसकी कितनी बिल्डिंग बन रही है या फिर नई कंपनी लग रही है, कहीं पे नई यूनिट बन रही होगी तो उसको CWIP में दिखाया जाता है। अगर ये CWIP जब पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा तो टोटल एसेट्स में काउंट हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे और CWIP अगर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब आने वाले टाइम पे प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस तरह हम इसका कुछ, हाँ अब आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अभी आप देख रहे थे कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अगर आप एक्सपर्ट से अगर आप सीखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो होना बहुत ही कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग को देखने का तरीका ही गलत है कि प्रमोटर होल्डिंग 0 है या 80 है तो उसको हम अच्छा मानेंगे और 0 है तो उसको हम बुरा मानेंगे या 30 है तो उसको हम बुरा मानेंगे। इसको देखने का सही तरीका ये है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड वीक हैंड। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आते हैं FII, DII और पब्लिक में भी वो लोग जैसे केडिया साहब का जो ग्रुप है वो, फिर आते राकेश झुंझुनूवाला जी का जो ग्रुप है वो, अगर वो पब्लिक में होल्डिंग कर रही हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में काउंट किए जाएंगे। लेकिन इस कंपनी में इस तरह का कोई स्टैक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 15% के अलावा जितना ये ऊपर आपको दिख रहा है ये पूरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, FII एंड DI। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। तंबाकू मैन्युफैक्चरर लिमिटेड, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको ले रखा है। फिर अगर DII में अगर आप जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने इसका 15% का स्टॉक ले रखा है। 15% केवल एक कंपनी ने। LIC बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया की, गवर्नमेंट कंपनी है। तो कुछ इस तरह के म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने इस स्टॉक को ले रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फंडामेंटल्स। अब अगर आप इसके जाएंगे चार्ट पैटर्न पे तो इसका कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। ये मैंने tradingview.com खोल रखा है। अब अगर एक बार मैं ये सारे हटा दूं तो कुछ इस तरह आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको डेली चार्ट पैटर्न पे खोल रखा है। अब अगर आप इसको 1 ईयर पे लेके जाएंगे, आप नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में 1 ईयर पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का चार्ट आपको एक साल का दिखाई देगा, जिसमें 1 ईयर का जो हाई बनाया था वो 500 के आसपास, 498 या 499 के आसपास इसका बनाया था। और जो लास्ट लो बनाया था 7 अप्रैल को जब पूरी मार्केट गिरी थी तब 389 का इसका लो बना था और उससे लगभग
8 पॉइंट ऊपर ये कंपनी अभी चल रही है, अर्थात लगभग 52 वीक लो पे ही कंपनी अभी काम कर रही है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ जैसे अगर आपको trading.com अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए डिटेल में वीडियो मांग सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे प्राइस रेंज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर देंगे 52 वीक लो से ये कितना अभी लो चल रहा है, तो लगभग चल रहा है 20%, 20%। 52 वीक हाई से अभी लो पे है, था 52 वीक लो पे ही है, लेकिन लाइफ टाइम हाई से 20% के डाउन पे भी चल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे कि अगर अभी से लाइफ टाइम हाई तक अगर ये जाए तो 24% का इसका गेन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आने वाले एक साल के अंदर ये 30% तक का गेन मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स के हिसाब से। और अगर टेक्निकल चार्ट पे भी अगर आप इसको देखेंगे तो 30% का गेन आना कोई बड़ी बात इसमें दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं तो मेरी माने तो शॉर्ट टर्म के लिए ना ही लें, लॉन्ग टर्म के लिए ही इसको इन्वेस्ट करें। और जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हों, और जहाँ तक हो उसके जो निफ्टी 100 की जो कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करें। तो ये निफ्टी 100 की कंपनी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अभी के लेवल से 398 के लेवल से आज डेट हो गई है 22 अगस्त का, ये लास्ट है, आज 24 अगस्त हो गई है, मार्केट अभी खुला नहीं है, ये 22 अगस्त का लास्ट का इसमें कैंडल दिखाई दे रहा है। तो 24 अगस्त आज हो चुकी है, तो आज से अगर हम इसका अप डाउन अपसाइड अगर इसका ट्रेंड हम देखना चाहें तो बहुत ही जल्द इसका अपसाइड मूवमेंट दिखाई देगा। और इसमें जो लास्ट में मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है जो आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर आप इसको पीछे की तरफ भी अगर आप इसको लेके जाएंगे तो सेम जगह पे पीछे भी बहुत बार सपोर्ट लिया गया है, तो इस ट्रेंड लाइन तक आने से पहले ही मार्केट ऊपर चली जाएगी, ये आप श्योर मानिए। और अगर नहीं भी गई और आपने एक साल के लिए होल्ड कर रखा है तो 30% का गेन आपको आराम से दिखाई देगा। और अगर आपको उससे पहले भी इसे बेचना है तो कुछ इस तरह के आप इसमें ये कुछ इस तरह की इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह आप खींच सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस, आप बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहे तो हो सकता है यहाँ से एक बार कंपनी फिर से रेजिस्टेंस ले। और अगर आप इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स वगैरह अगर आप लगाएंगे जैसे मूविंग एवरेज अगर लगाएंगे, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज अगर आप देखना चाहेंगे इसके अंदर, जैसे यहाँ से अगर हम ले लें 200 डे मूविंग एवरेज, और अगर एक बार इसकी हम थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज कर देते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज, इसकी अगर हम विड्थ को बढ़ा देते हैं, कलर को ब्लैक कर देते हैं, इसको 52 में मूविंग एवरेज है तो इसको हम कलर को रेड कर देते हैं, फुल कर देते हैं, और लाइन को थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह कंपनियाँ भी हैं। और जो लगता है उल्टा हो गया, तो ये है 200 डे मूविंग एवरेज जो आपकी ऊपर वाली लाइन, और ये है 50 डे मूविंग एवरेज। आप इसमें ट्रिपल वगैरह भी लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, ट्रेडिंग व्यू में आप 2 या 3 से ज़्यादा आप इसमें वो इंडिकेटर नहीं लगा सकते अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत सारे और फायदे हैं, लेकिन बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको इसमें इंडिकेटर लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज से कितनी अभी नीचे चल रही है, तो लगभग 6 से 7% या 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चली, तो 10 से 12% का गेन आपको आने वाले 1.5 से 2 महीने में आराम से दिखाई देगा, क्योंकि पिछला जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है।
बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ, अगर इसके पिछली अर्निंग में आप देखेंगे कि एस्टिमेट सरप्राइज कितने हैं, तो -1.4% है, तो बहुत ज़्यादा कोई डाउन नहीं गया है, मतलब एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया है। वैसे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस कंपनी की एक अच्छी बात और ये है कि ये हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एक अच्छा डिविडेंड दे देती है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ आया था तो उसके बाद इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया था 6 रुपये का। फिर यहाँ पे आप डिविडेंड देखिए 7 रुपये 85 पैसे का इसने डिविडेंड दिया था। और जो इसकी आने वाली नेक्स्ट अर्निंग है वो है सितंबर 25 में जो एंडिंग होने वाला है अगला क्वार्टर, उसकी जो लास्ट अर्निंग आएगी वो 23 अक्टूबर 2025 को आएगी। तो उससे पहले स्टॉक आराम से 10 से 12% आप इसमें गेन देख सकते हैं। और ये वाला जो इसमें आप देख रहे हो रेजिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ तक तो ये आराम से जाएगी। ठीक है, तो अभी इस कंपनी में खरीदने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही कम पी पे आपको मिल रही है। और अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं या आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बार ज़रूर इसको रिसर्च करें, आप अपनी इसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जब भी किसी स्टॉक में ऐड करें तो मैक्सिमम 10% आप उसमें लगाएं और मिनिमम 3%। और एवरेज अगर आप लेके चलें तो 5% आप हर कंपनी में लगाएं, अर्थात आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनीज होनी ही चाहिए। एक कंपनी पे अपना सारा पैसा कभी भी ना लगाएं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, चाहे कितना ही अच्छा खरीदने का उसमें मौका चल रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, कुछ और एनालिसिस अगर आप किसी कंपनी का चाहिए कि वो खरीदने के लायक है या नहीं है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।